हाय एवरीवन, वेलकम टू O2IAS अकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा। पंजाब सिविल सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं और साइंस का हमने 2018 का पेपर ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है। आज जस्ट लेफ्ट विद द फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो अब तो बिल्कुल ही हाई टाइम है। सो ट्राई टू रिवाइज फास्ट, ठीक है। दैट इज़ द ओनली टिप आई कैन गिव यू राइट नाउ। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पक्का से देख के जाने हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन फाउंडेशनल कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, यूपीएससी को लेके भी एंड पंजाब एग्जाम को लेके भी। आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं 2018 में जो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CFL एंड LED। तो अब देखो 2018 का टाइम है, बल्ब्स गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी की फॉर्म में दिए गए थे बहुत सारे लोगों को। तो CFL, LED, इनकैंडेसेंट लाइट्स। इनकैंडेसेंट लाइट का ये रहता है कि बहुत गर्म हो जाती हैं, आपको भी हीट प्रोवाइड कर देती हैं और इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन भी उसकी ज़्यादा रहा करती थी। तो हम गए टुवर्ड CFL के बाद गए हम टुवर्ड लाइट एमिटिंग डायोड, दैट इज़ LED बल्ब। सुने होंगे आपने। CFL क्या था यहाँ पे, दैट इज़ कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। अब यहाँ पे एक शब्द यूज कर लिया, दैट इज फ्लोरिसेंट। अब ये फ्लोरिसेंट होता क्या है, समथिंग रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प और LED लाइट एमिटिंग डायोड। अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हो तो NPN कनेक्शन आपने पढ़े होंगे, PNP कनेक्शंस पढ़े होंगे, तो दैट इज द डायोड। अभी यहाँ पे आपसे 3 स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, आपने बताना है कि कौन सी इनमें से इज और आर करेक्ट हैं। 1 है, 2 हैं, 3 है, कितनी करेक्ट है। फर्स्ट लाइन कहती है टू प्रोड्यूस लाइट अ CFL यूजेस मर्क्यूरी वेपर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, साइड में ना नोट्स बना लो चाहिए से इसके। CFL के अंदर हम मर्क्यूरी के वेपर्स को यूज करते हैं और साथ में फॉस्फर भी हो सकता है। वाइल LED लैम्प के अंदर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो डायोड इज अ कैटेगरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स जिसमें हम NPN PNP कनेक्शंस का यूज करते हैं। तो वो सेमीकंडक्टर वाला 12th क्लास के अंदर ये चैप्टर्स आते हैं। तो बस आपको तो बेसिक सा पता होना चाहिए था। तो LED जो है ये सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में फॉल करता है एज पर द फर्स्ट स्टेटमेंट, और यहीं से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL इज मोर लॉन्गर देन दैट ऑफ एन LED बल्ब। आपने एक सीक्वेंस याद रखना है, इनकैंडेसेंट लाइट्स, उसके बाद CFL के बाद LED। तो जो लाइट्स बाद में आई होंगी, जो लैंप्स बाद में आए होंगे, दे आर मोर ड्यूरेबल। उनकी जो लाइफ स्पैन होगी वो ज़्यादा होगी पिछले से। यही तो हमारी एक कैपेबिलिटी रहती है कि हम चाहते हैं कि हमें बेटर प्रोडक्ट्स आगे चल के मिले। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट, बिकॉज LED का जो टाइम स्पैन है दैट इज लॉन्गर देन दैट ऑफ CFL। उसके बाद बोला है CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू LED लैम्प। नाउ दिस इज करेक्ट, बिकॉज ये देखो सीक्वेंस अगर आपको पता था तो LED तो बाद में आ रखा है ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी होगी, LED बल्ब्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी मिलेगी। तो आपका यहाँ पे सेकंड इनकरेक्ट था, तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी 1 and 3, दैट इज ऑप्शन C। तो CFL एंड LEDs के बारे में आप देख सकते हो, बिकॉज इसके लिए आपको अलग से चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ टॉपिक इन इटसेल्फ, एक लेसन है अपने में ही। तो CFL जिनको हम कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसमें जाता है और जो मर्क्यूरी के वेपर्स हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। साथ में इनविजिबल अल्ट्रा वायलेट लाइट भी ये प्रोड्यूस करती है। अब देखो CFL अगर UV लाइट प्रोड्यूस कर रही है तो हम LED में फोकस करेंगे कि UV लाइट्स ना प्रोड्यूस हो, ठीक है। उसकी भी ABC फॉर्म्स होती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। इसके अलावा LED की अगर बात करें तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। डायोड आ गया ना शब्द, डायोड जब भी आएगा तो मतलब कहीं ना कहीं हम लेयरिंग्स की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखोगे। इसके अलावा टेंडेंसी बताई है कि जो LED एंड CFL हैं दे लास्ट एन इनक्रेडिबली लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, पर LED का जो लाइफ स्पैन होगा दैट इज गोइंग टू बी मोर देन दैट ऑफ CFL। और उसके अलावा जो CFL है उसमें कम एनर्जी एफिशिएंसी होती है इफ़ कंपेयर टू द LED बाद में आए हैं, मोर एनर्जी एफिशिएंट हैं, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि जब कोई भी बॉल ऊपर से गिरती है
फ्लोर के ऊपर आपने कोई बॉल फेंकी फ्लोर के ऊपर, वो बॉल दोबारा से क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। कौन सा प्रिंसिपल है ये, कौन सा लॉ है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने। फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि कोई भी चीज़ अगर स्टैटिक है, एक जगह पे रुकी हुई है, तो वो रुकी ही रहेगी जब तक आप उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं डालोगे। अब अनबैलेंस्ड फोर्स को समझना यहाँ पे ज़रूरी है। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। एक यहाँ पे पत्थर है और यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे भी कोई पर्सन है। लेट अस से ये रोहित है और ये मोहित है, ठीक है। रोहित एंड मोहित का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोनों ही इस पत्थर को धक्का लगा रहे हैं। कितनी फोर्स के साथ, 10 न्यूटन रोहित लगा रहा है, 10 ही न्यूटन कौन लगा रहा है, मोहित लगा रहा है। तो ये तो बैलेंस्ड फोर्स है। दोनों ही तरफ से फोर्स बराबर लग रही है, दोनों ही तरफ से बल बराबर लग रहा है। तो आपको लगता है ये पत्थर हिलेगा? नहीं हिलेगा। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। पर वहीं पे अगर जो रोहित है, इसकी जो फोर्स है ये थोड़ी सी इंक्रीज कर जाए अपने पास, तो क्या होगा, चेंज आएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगी। मान लो इसने 20 न्यूटन का धक्का लगा दिया, तो अब डिफरेंस क्रिएट हो गया ना दोनों के बीच में, 10 न्यूटन का। तो जो रोहित है वो मोहित को धकेल देगा आगे की तरफ। तो इस टाइप की फोर्स को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और कोई भी चीज़ जब मूव करती है वो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही मूव करती है, ठीक है। तो दैट इज द न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, m इंटू ए। तो जो एक्सेलरेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? एक तो उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, दूसरा उसकी जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी गई थी उसके ऊपर। तो F इज इक्वल टू एम में हम पढ़ते हैं। लास्ट पेपर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल था छोटा सा। थर्ड लॉ अगर देखें तो कोई भी चीज़, एक्शन जो होगा हमेशा रिएक्शन देगा पर ऑपोजिट देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बॉल ली और उसको दीवार के ऊपर मारा, तो दीवार से वो आपकी तरफ को आएगी, तो उसी फोर्स से गई, उसी फोर्स से आपकी तरफ आएगी। तो जो आपका एक्शन था दैट इज गोइंग टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो दैट इज द थर्ड लॉ। और यहाँ पे आपसे वही पूछा गया था कि किस लॉ के ऊपर आपकी ये बॉल जो बाउंस हुई वो डिपेंड करती है। तो इट इज न्यूटन का थर्ड लॉ। इसके बाद आपसे The hydraulic brake used in automobile is a direct application of very common question, Pascal law है। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसी के ऊपर ये काम करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स, साइकिल्स आपने चलाई होंगी तो ब्रेक जब आप अप्लाई करते हो, इवन सॉरी साइकिल बोल दिया, ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पे सारे आ जाएंगे, कार आ गई, बाइक्स आ जाएंगी, जो भी हैं वो सब आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। याद है कब पढ़ा था ये? आइस वाले कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा था। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको भी आपने एक बार देख लेना है ज़रूर से, बर्नौली थ्योरम एंड ऑल। पर जो इसका आंसर था दैट वाज पास्कल लॉ। एक आपसे पूछा गया है साउंड के ऊपर, दोबारा से साउंड के ऊपर पहले भी आया था, अभी भी आया है। पहले पूछा गया था कि किस में ज़्यादा स्पीड होगी, तो सॉलिड में हमने देखी थी, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होंगे और साउंड को मीडियम चाहिए ही होता है फ्लो करने के लिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन ऑन फैक्टर्स कि जो साउंड है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा, प्रेशर ऑफ एयर के ऊपर नहीं करती, बाकी ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर, डेंसिटी। तो ये तो फैक्टर से ही डायरेक्टली पूछ लिया था। 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर साउंड डिपेंड करती है, जिसमें से प्रेशर का कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ से आपसे यही पूछा था कि साउंड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो याद रखिएगा इसको। इसके अलावा व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्शन में से आपसे क्वेश्चन पूछा है। लास्ट पेपर के फिजिक्स में भी हमने रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो मान लो ये ग्लास है और ये हवा है, ठीक है, एक ग्लास रख दिया, किया भी होगा आपने ये एक्सपेरिमेंट, 10th क्लास में करवाते थे फिजिक्स के अंदर। यहाँ से जैसे ही लाइट पड़ेगी तो बाहर कैसा मीडियम है, रेयरर, और जैसे ही इस ग्लास के अंदर लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे बेंड हो जाएगी। बेंड कहाँ को होगी? टुवर्ड नॉर्मल। ये जो बीच में आपने परपेंडिकुलर सा ड्रॉ करा है ना, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो जैसे ही बेंडिंग हुई लाइट की यहाँ पे, दिस इज नोन एज रिफ्रेक्टेड रे। अब देखो यहाँ पे ग्लास की टिप पे पहुंचा है, और जब बाहर को जाएगा दोबारा, तो ग्लास तो कैसा था, ये डेंसर मीडियम था, और डेंसर से जब दोबारा रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जब रेयरर टू डेंसर, एयर टू ग्लास आएगी, तो आपकी जो रिफ्रेक्टेड रे होगी ये नॉर्मल की तरफ को बेंड करेगी, इसकी तरफ को, पर जब ग्लास से बाहर को निकलेगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो दोनों चीजें याद रखोगे आप। सो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल लाइन। तो 5th का आपका आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा गया है दोबारा से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
एक काम करो, TIR का एक छोटा सा टेबल ही बना लो। आपने मिराज देखा होगा, जब आप गाड़ियां चलाते हो सीधे रोड के ऊपर साइड में ट्रीज होते हैं तो आपको दूर ऐसे लगता है जैसे पानी की रिफ्लेक्शन बनी हुई है। तो जो मिराज है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ TIR। इसके अलावा जो डायमंड होता है आपका, उसमें स्पार्कलिंग हो रही है, चमक रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ TIR। इसके अलावा एंडोस्कोपी आजकल मेडिकल फील्ड में बहुत यूज़ होती है, अगर किसी को पेट रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो रखा होता है, ताकि पूरी इमेजिंग अंदर की करी जा सके कि कोई अल्सर वगैरह कंडीशन तो नहीं बन रखी है। गर्ड की जिन लोगों को दिक्कत होती है उसमें ये बहुत आता है, तो एक इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका एंडोस्कोपी। एक और आपका एग्जाम्पल है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर भी किसका एग्जाम्पल आ जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, TIR इसमें भी देखा जाता है। तो डू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स। इसके अलावा वाइल वॉचिंग इवन कई बार प्रिज्म जो है वो दो तरह से आपसे पूछा जा सकता है, एक TIR के बेसिस पे, दूसरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको ऑप्शन में अगर मिलेगा तो यू विल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अदरवाइज TIR अगर होगा वहां पे तो वो भी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल वॉचिंग 3 डायमेंशनल पिक्चर वी नीड टू वेयर, किस टाइप के ग्लासेस हम पहनते हैं। तो मूवीज वगैरह अगर आपने 3D वाली देखी होंगी थिएटर में, तो पोलरॉइड ग्लासेस वहां पे पहने जाते हैं। तो चलो ये तो डेली लाइफ से ही एसोसिएटेड था। When water is heated 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो कैसे उसका वॉल्यूम चेंज करता है। तो पहले तो उसका वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करना शुरू कर देगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर रेज करोगे, ठीक है। तो ये आइस वाला था। बाकी टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे अगर देखोगे तो 2018 के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था, ठीक है। सो एक चीज़ अच्छी है पंजाब सिविल सर्विसेज में कि जो सिलेबस उन्होंने मेंशन करा है उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सारी NCERTs पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।